ये मेरे लिए बड़ा कठिन समय है। युवा होने का कुछ घाटा होता है, कुछ लाभ होता है। तो आज घाटे में हूँ मैं। और ऊपर से सर का लेक्चर पहले काशी की मूर्तियों, काशी के रिलीजन और काशी के मेरे आदि गुरु जो मेरे पिता भी हैं, तो मेरे लिए और कष्टकारी है कि गुरु को सेटिस्फाई करूं कि पिता को सेटिस्फाई करूं, कैसे करूं। लेकिन सबको प्रणाम करते हुए जी और तीसरा मेरी है कि मैं इतिहास का छात्र नहीं हूं, तो मुझे कुछ नहीं पता है कि मूर्तियों का, मंदिरों का विकास कैसे होगा। लेकिन ये जरूर पता है कि पिछले 25 वर्षों से पर्यटन के विषय में अपने छात्रों के साथ जानकारी को शेयर करता आया हूँ और कुछ छात्र आज वहाँ उपस्थित भी हैं। तो कैसे बनारस के डिफरेंट टूरिज्म के एस्पेक्ट के, मैनेजमेंट के, बिजनेस के, इंडस्ट्री के, क्योंकि रिसोर्स तो ठीक है, आप सभी सीनियर लोगों से पता चल सकता है, लेकिन उसको इंडस्ट्री के रूप में, बिजनेस के रूप में, मैनेजमेंट के रूप में, चैलेंजेस के रूप में कैसे जाने और इसके विस्तार को कैसे समझें, एंशिएंट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कैसे लें, इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपके सामने शेयर करूंगा कि देखें हम लोग कुछ इसके बारे में समझ सकते हैं कि नहीं। तो ये कुछ थोड़ा युवा होने का एक और फायदा है कि बड़ा रंगीन सा स्लाइड्स हम लोग बनाते हैं ताकि लोगों को लगे कि यही इंफॉर्मेशन है, जबकि इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। सो दीज आर माय कंटेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन। बिफोर स्टार्टिंग, शुरू करने के पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि पहले हम पर्यटन को समझेंगे और फिर देखेंगे कि काशी के परिप्रेक्ष्य में उस पर्यटन व्यवसाय का कैसे उतार चढ़ाव हो रहा है। तो जब भी हम पर्यटन की बात करते हैं तो हम लोग अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों के साथ शेयर करते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग 5A कॉन्सेप्ट। ये जानना जरूरी है, तभी हम लोग पूरे पर्यटन को एक फ्रेमवर्क के रूप में समझ पाएंगे कि पर्यटन के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उनको जानना जरूरी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ की मेन जो 5A के एलिमेंट्स हैं कि पहले किसी भी स्थल पर पर्यटन करने के लिए आप अट्रैक्शन को ढूंढते हैं कि आपको कहाँ जाना, कहाँ है। सबसे पहले कहीं पर भी आप प्लान करते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि कहाँ जाना है। तो कहाँ जाना इज अट्रैक्शन, कैसे जाना इज एक्सेसिबिलिटी। तो हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि अब 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, तो अब 4 धाम यात्रा करना है। तो ये डिसाइड हो गया, अट्रैक्शन हमारा 4 धाम यात्रा है, लेकिन 4 धाम कैसे जाएं ये हमारा एक्सेसिबिलिटी है। और हर जगह पर पर्यटन केवल एक्टिविटी के रूप में नहीं, एक व्यवसाय के रूप में हम लोग समझते हैं। तो जाने में भी व्यवसाय है, नेचुरली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम जो भी यूज करेंगे उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होगा और जीडीपी में किसी भी देश में वो शामिल होगा। पहुंच गए तो वो कहाँ रुकेंगे, अगर, क्योंकि टूरिज्म तभी हो सकता है जब आप 24 घंटा से ज्यादा उस जगह पर रुकें, अदरवाइज टूरिज्म नहीं होगा वो। तो जब हम 24 घंटा से ज्यादा रुकेंगे तो नेचुरली वहां पर रुकेंगे, तो एकोमोडेशन इंडस्ट्री आ जाती है कि हम कहाँ पर रुकें। और पहुंचने के बाद हम किन किन क्रियाकलापों में इन्वॉल्व होते हैं। आप जानते हैं काशी के घाट पे पहुंचेंगे तो आपको कम से कम 108 वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज करते हुए लोग मिल जाएंगे। कोई रिचुअल करता हुआ मिल जाएगा, कोई फोटो खींचता हुआ मिल जाएगा, कोई संगीत बजाएगा, कोई स्केच करेगा। एक्टिविटीज है और उन सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए आपके पास सुविधाएं होनी चाहिए, एम्यूनिटीज होनी चाहिए। अगर आपको बोटिंग करना है और बोट वाला नहीं है तो आप बोटिंग नहीं कर सकते। अगर आपको गंगा पूजैया करनी है और आपके पास वो रस्सी नहीं है जो नापते हैं गंगा जी को, तो आपकी गंगा पूजैया अधूरी रह जाएगी। तो उनके लिए जो हमको एम्यूनिटीज चाहिए, सुविधाएं चाहिए, वो उनको उपस्थित होना जरूरी है। और इन 5 चीजों को मिला करके हम एक पर्यटन व्यवसाय की कल्पना करते हैं कि जब तक ये 5 मिलता नहीं है तब तक हम पर्यटन को समझ नहीं सकते, चाहे वो किसी भी शहर की बात करें, चाहे काशी हो या काशी के अन्य स्थल भी हो। सो ये एक ब्रीफ था। उसके बाद हमने कोशिश किया कि कैसे, अगर हम
समझने की कोशिश करें कि जो टॉपिक है कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर हम माइंड मैप बनाएं और कोशिश करें समझने की कि पास्ट में किस तरीके के पर्यटन का विकास हुआ था धीरे धीरे, जैसा कि सर ने बताया कि बीसी से हम शुरू करते हैं और आज की डेट में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक पहुंच जाते हैं। तो पास में किस तरीके का टूरिज्म का काशी का इमेज रहा कि किस तरीके का पर्यटन उस समय था, या प्रेजेंट में आज की डेट में काशी में किस तरीके का पर्यटन हो रहा है, और आगे आने वाले समय में फ्यूचर में हम किस तरीके का टूरिज्म डेवलप करेंगे बनारस में और बनारस के आसपास जगहों पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने इमेज जानबूझ के वो रोपवे का दिया है फ्यूचर दिखाते हुए कि अब हमें लग रहा है काशी में पर्यटन रोपवे से होगा। देखते हैं कितने लोग रोपवे से पर्यटन करते हैं और कितने लोग हमारे पुराने तरीके से पर्यटन करते हैं। तो इस तरीके से एक कोशिश की गई कि समझने की कि कैसे हम तीनों एरा को, तीनों एज को डिफरेंट टाइप्स में पार्टिसिपेट करके हम कर सकते हैं। अब बनारस, पता नहीं अगर कोई सिस्टम नहीं है कि स्मार्ट ट्विन के इस स्टेटमेंट को कितने बार कोट किया गया, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। नहीं तो हमें लगता है कि शायद बनारस के बारे में हाईएस्ट कोटेबल स्टेटमेंट होगा कि बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री। लेकिन इसके आगे पीछे भी बहुत सारी लाइन है जो काशी के बारे में बोली गई, जो हम लोग कोट नहीं करते क्योंकि हम लोग अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं, बाकी आगे पीछे की छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमने भी अपने मतलब की चीज निकाल ली और इनको प्रस्तुत किया कि भाई मार्क ट्वेन ने जो बोला वही काशी है, उनके अलावा कोई काशी नहीं। लेकिन अगर हम रिलीजियस एस्पेक्ट की बात करें बनारस में, काशी में, तो ओवरऑल इमेज इस सिटी की एक टूरिस्ट के लिए जाती है कि बनारस इज द सिटी ऑफ हिंदूज। लेकिन जब हम समग्र रूप से देखते हैं कि नहीं भाई, काशी एक धर्म, संप्रदाय या फेथ का शहर नहीं है, ये तो मोज़ाइक है। दैट्स व्हाई वी कॉल कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो एक लमसम डेटा है जो विभिन्न सोर्सों से इकट्ठा किया गया है कि भाई हमारे काशी में और काशी के आसपास मंदिर कितने हैं, मुस्लिम श्राइन्स कितने हैं, बुद्धिस्ट महावीर मोनास्ट्रीज कितने हैं, जैन तीर्थंकर, जैसा कि सर ने बताया कि 24 में से 4 जैन तीर्थंकरों का जन्मस्थल है। वैसे ही गुरुद्वारा, चर्च और बहुत सारे सूफी से। तो ये मिला करके एक बनारस शहर को एक वन ऑफ द बेस्ट कंप्लीट टूरिज्म डेस्टिनेशन के बारे में हम सोच सकते हैं कि हाँ, कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक विजिटर को ना मिल सके, उसके मतलब की चीज ना मिल सके, केवल एक नहीं है। तो इसीलिए ये एक ऐसा शहर है जिसमें खाली अन्नपूर्णा जी खाना ही नहीं देती हैं, हम पर्यटन का हर तरीके का सुख सुविधा भी प्राप्त होता है। सो अगर हम हिस्टोरिकल, हम ज्यादा हिस्ट्री पर बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर हिस्ट्री में अगर हम बोलते हैं कि ठीक है भाई, हम कोट कर रहे हैं कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यूनिवर्स, पता नहीं मिल्की वे, जहां जहां कर दीजिए, सबसे ज्यादा यही है। तो जब विजिटर आता है, खासकर इंटरनेशनल विजिटर आता है, तो वो कोशिश जरूर करता है ये जानने की कि भाई कुछ तो हमें प्रमाण दे दो जिससे हमें पता चल सके कि दिस इज वन अमॉन्ग द ओल्डेस्ट सिटी। तो उसको हम लोगों को देना पड़ता है, बताना भी चाहिए कि नहीं भाई, काशी कैसे सबसे पुराने शहरों में से एक है। और कुछ रिसर्च हुए, कुछ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुए राजघाट एरिया पर, कुछ केमिकल स्टडी हुए, और उसमें पाया गया, जिसके एनालिसिस आप देख रहे हैं, कि लगभग नहीं तो नहीं, कम से कम 800 बीसी से ये काशी लगातार बस्ती चली आई है। तो ये हम 100% मान सकते हैं कि काशी उन शहरों में से एक है जो 8th सेंचुरी बीसी से लगातार बस्ती आई है, कंटिन्यूअस बस्ती आई है, जो ऐसे एग्जाम्पल्स और विश्व में बहुत कम मिलते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि दिस इज वन अमॉन्ग द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। बनारस और ओल्डेस्ट है, तो आज की डेट में हम इसको कहते हैं टाइमलेस डेस्टिनेशन, क्योंकि क्या इतने लंबे समय से एक शहर को जाना, समझा और जिया जा सकता है, और आगे भी ये शहर ऐसे ही जीवंत रहेगा। तो उसी को आगे जानने के लिए हमने फिर कोशिश किया कि अगर हम कोशिश करें जानने की कि कितने तरीके का टूरिज्म के बारे में हम सोच सकते हैं काशी में, तो उसके लिए भी मैंने एक माइंड मैप बनाने की कोशिश की कि भाई अगर हम ओवरऑल देखें तो ठीक है, कल्चरल डेस्टिनेशन माना जाता है काशी को, बनारस को रिलीजियस डेस्टिनेशन के रूप में हम जान सकते हैं। लेकिन जो मैंने कोशिश किया कि 11 मोटे मोटे तरीके के
कल्चरल रिसोर्सेज, टूरिज्म रिसोर्सेज बनारस में हैं, डेवलप हैं, और उन जगहों पर विजिटर्स, पिलग्रिम्स और टूरिस्ट जाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम नेचुरल टूरिज्म रिसोर्सेज, जिसमें आप नेचुरली गंगा जी के घाट और आसपास के क्षेत्रों को मान सकते हैं, कुछ पार्क को ले सकते हैं। कल्चरल एंड हेरिटेज टूरिज्म रिसोर्सेज, जिसमें टेम्पल, हेरिटेज एंड आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स, लाइक अभी रामनगर का जो मंदिर की बात कर रहे थे हम लोग, और बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजियस प्लेसेस। सो ये हमारे कल्चरल हेरिटेज में आ जाएगा। स्पिरिचुअल एंड पिलग्रिमेज टूरिज्म रिसोर्सेज, अभी स्पिरिचुअल एक ऐसा शब्द है जो अभी तक तो हमको कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिल पाई है, क्योंकि ये बड़ा व्यक्ति विशेष हो गया है कि किसको किस जगह पर स्पिरिचुअल फीलिंग हो रही है, ये उसका प्राइवेट मैटर हो गया। तो इसीलिए लेट अस, वी शुड नॉट डिवाइड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, बट हाँ, किसी को कल मसाने की होली में स्पिरिचुअलिटी फील हुई है और किसी को रंग भरी एकादशी में फील हुई है। तो इस तरीके से बनारस इज ऑल्सो फेमस नाउ डेज, स्पेशली बाय द यूट्यूबर्स, कि भाई बनारस इज द सिटी फॉर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। आर्ट एंड क्राफ्ट, कलनरी, पहले बनारस में जाड़े में सवेरे में मलइयो मिलता था, अब यार जाइए अब और पीला आइटम मिलेगा, वो क्या मिल रहा है वो आप ही जानते हैं। तो ये है टूरिज्म, हाउ द ट्रेडिशन हैज बीन चेंज इनटू टूरिज्म। लेकिन क्या है, टूरिस्ट को तो चाहिए वो एक फोटो खींचेगा, बोलेगा कि हम मलइयो खाए, वो क्या खा रहा है वो उसकी श्रद्धा है, उसको बुरा भला मत डिफाइन करिए, उसको फील हो रहा है। और जो हमारा विद्यार्थी हैं जो उनको गाइड करने के लिए जा रहे हैं, उनको भी वही मलइयो मिल जा रहा है, वो भी कोस रहे हैं कि हमको क्या मिला, और विजिटर को तो जो मिला है वो मिला है। ठीक है, अभी हमारे विद्यार्थी बैठे हैं, अभी इस सीजन में हमको वो पलंग तोड़ खिला कि भाई सर आप नहीं खाए हैं, आपका जीवन अधूरा है, आप पलंग तोड़ खाइए। तो हम खाए भी, फिर सबको बांटे भी, और महसूस किए कि हाँ, इसको पचाना इतना आसान नहीं है। सो कलनरी, एकेडमिक टूरिज्म रिसोर्सेज, इवेंट, अगेन अगर काशी में घाटों के बाद कोई सबसे बड़ा टूरिज्म अट्रैक्शन है तो देव दीपावली। ये इवेंट इतना बड़ा हो गया है, इंटरनेशनल इवेंट हो गया है कि उसके लिए आप कुछ भी उस नाम पर बेच दीजिए वो बिक जाएगा। एनीथिंग इज सेलेबल ऑन द नेम ऑफ देव दीपावली। लेकिन क्या हमको ये सोचने की नहीं जरूरत है कि कैन वी डेवलप सच काइंड ऑफ टूरिज्म जहां हम कुछ भी देव दीपावली के नाम पर सेल कर सकते हैं, या हमको ट्रेडिशनल देव दीपावली की तरफ ही जाना चाहिए। सो यात्राएं, गुरुजी बैठे हुए हैं, यात्रा हम लोगों ने उन्हीं के साथ शुरू की थी। तो बनारस के अंदर की यात्राएं, कुछ बनारस शहर के बाहर की यात्राएं, और कुछ विग्रह से रिलेटेड यात्राएं। तो इस तरीके से फेयर एंड फेस्टिवल, लखा मेला, भरत मेला, नक्कटैया, शिव बारात, इन ऑल दिस थिंग्स। तो इस तरीके से हमने कोशिश किया कि अगर हम बनारस के आसपास और बनारस के कल्चरल रिसोर्सेज या टूरिज्म रिसोर्सेज को डिवाइड करने की कोशिश करें, तो हम 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म रिसोर्सेज डिवाइड कर सकते हैं, और उसको फील करने के लिए हमारे पर्यटक आते हैं। लेकिन अगेन जो मेन जो सेंस है जो काशी का, वो कल्चरल लैंडस्केप है, जो आप घाटों पर देख सकते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स पर देख सकते हैं, और जो क्लासिकल ट्रेडिशन है उसमें आप पा सकते हैं। Someone want to join meeting? Okay, thank you. लेकिन अगर हम ये कोशिश करें समझने की घाट पर जाकर के हमको क्या प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त होगा, तो उसको हमने कोशिश किया है कि अगर कोई भी विजिटर, कोई भी पिलग्रिम, कोई भी टूरिस्ट घाट पर जाता है तो कैसे उसको फील होगा स्पिरिचुअलिटी, वो क्या देखेगा और कैसे इन चीजों को एक्सपीरियंस करेगा। क्योंकि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंशियल टूरिज्म। हम अनुभव क्या करें, खाली फोटो खींचने से नहीं, क्या उसको आपको अनुभूति हो रही है उस चीज की, उसको करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसको हमने कोशिश किया समझने की कि जब हम घाट पर जाते हैं, किसी रिचुअल में भाग लेते हैं, किसी पंडित जी के पास बैठ करके हम टीका लगाते हैं और गंगा के तट पर बैठे हुए हैं, तो वो जो एक पूरी फीलिंग, एक जो पूरी एक्सपीरियंस कन्वर्ट होती है, वही आपके साथ हमेशा जीवन भर के लिए जाती है। कि वो शाम को गंगा आरती हो रही थी, वहां पंडित जी लोग अपनी इवेंट कर रहे थे, रिचुअल कर रहे थे, और आंख बंद करके मेडिटेशन में उस चीज को फील करने की कोशिश कर रहे थे। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू। अब आज की बात करें, तो आज की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की। काशी बिना इंफ्रास्ट्रक्चर की अधूरी थी। हम लोग मानते हैं कि अभी तक जो विकास हुआ है उसके पहले वाला सारा विकास अधूरा था, और अभी वाला विकास पूर्ण हो गया है।
और आगे वाला संपूर्ण हो जाएगा. सो ऑफ कोर्स दिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल लीड टू इंक्रीज ऑफ टूरिज्म, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड उसकी कॉस्ट क्या है, उसको हम क्या खो करके क्या पा रहे हैं, ये टूरिज्म में समझना बहुत जरूरी है. तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि हाँ जरूर अच्छा काम हुआ है. सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स which lead to boom in tourism in बनारस और सराउंडिंग बनारस. तो सबसे पहले नेचुरली काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, जिसको सर ने भी काफी दिखाया, हम लोगों ने भी पूरे कॉरिडोर बनते समय कई बार विजिट किया और देखा कि क्या हमें लॉस कर रहे हैं, लिंगोद्भव बचा है कि नहीं बचा है, और चंद्रचूड़ेश्वर बचे हैं कि नहीं बचे हैं. लेकिन ठीक है, बाथरूम हट गया वहां से, जो मंदिर के ऊपर था, वो एक अच्छी चीज है. तो रिलीजियस डेवलपमेंट समझ लीजिए, या इंफ्रास्ट्रक्चरल जैसे ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट समझ लीजिए, या हम ट्रेड सेंटर के रूप में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें. हम इवेंट के लिए हमारे पास रुद्रा कन्वेंशन सेंटर है, और अगर आप बीमार हो गए तो टाटा कैंसर भी है. सो वी हैव नाउ डेवलप्ड in a holistic way that if anything happening with a visitor, I am not at all telling you about tourist, एक विजिटर भी, सामान्य विजिटर आता है, तो उसको कौन कौन सी सुविधाएं हैं जिससे सामान्य टूरिज्म का विकास हो रहा है और नंबर ऑफ टूरिस्ट इज इंक्रीजिंग. सो ऑफ कोर्स कम, अगर इस विकास से नंबर ऑफ टूरिस्ट बढ़ रहे हैं तो कैसे बढ़ रहे हैं ये जानना जरूरी है. कौन सा? इसका सिंबॉलिक मतलब मत पूछे मुझे. इसके लिए सर लोग बैठे हैं सिंबलिज्म के लिए, हमसे मत पूछे. हम तो टूरिज्म वाले हैं, हम बता सकते हैं 3 हाथ के पास जाएंगे और सेल्फी लेंगे तो बहुत अच्छा आएगा, बस इतना ही जान सकते हैं, उसके आगे नहीं जान सकते हम. और मोदी जी वहां गए हैं, उद्घाटन किया, अगर प्रधानमंत्री हमारा जिस जगह पर जाएगा हम भी जाएंगे, उसमें क्या करना है. तो हम लोग जेंडर इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं, है ना, मेल भी फीमेल भी. हाँ, एक महिला शक्ति है और शिव है. सो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, नेचुरली इससे टूरिज्म में विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, नंबर ऑफ विजिटर विल इंक्रीज. एंड हाउ वी कैन विजुअलाइज दिस नंबर, हम इस नंबर को कैसे समझें. तो अभी तक बनारस में जो, जिसको कहें कि महत्व दिया जाता था किस तरीके के टूरिज्म को, तो इंटरनेशनल टूरिज्म, फॉरेनर्स को, प्री कोविड सिचुएशन में, कि फॉरेनर ही टूरिज्म है, देसी आदमी तो बस पर्यटक नहीं है, यात्री है, आएगा 2 रुपया में धर्मशाला में रुकेगा, 5 रुपया खाना खाएगा, चला जाएगा. वो हमारे लिए इकोनॉमिक रूप से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन कोविड ने सिखाया कि हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, या डोमेस्टिक टूरिज्म कितना इंपॉर्टेंट है. तो थोड़ा सा एक डेटा दे रहे हैं स्टेट वाइज कि हाँ भाई, या नेशनल वाइज, कि कैसे नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म इंक्रीजेस स्टार्टिंग फ्रॉम 2011 टू 2021. और जब हम स्टेट वाइज देखते हैं तो एनी गेस कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिज्म रिसीव कर रहा है? उत्तर प्रदेश. ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कौन सबसे ज्यादा कर रहा है? हाँ, अब थोड़ा सा डिवीजन हो रहा है, अयोध्या, बनारस, काशी, मथुरा, और कुंभ छोड़ दीजिए तो, नहीं तो प्रयागराज अकेले सबके बराबर हो जाएगा. सो how that number of domestic tourism become very very important, और not only in terms of a number, but जब हम उसको इंडस्ट्री के रूप में देखते हैं, उनके एक्सपेंडिचर के रूप में देखते हैं, और उससे जो इनकम हो रहा है उसके रूप में देखते हैं, तो नाउ जितनी भी कंपनियां थी, वो कंपनियां 90% कंपनी इंटरनेशनल टूरिज्म को छोड़कर के डोमेस्टिक टूरिज्म की तरफ आ गई, क्योंकि जो डोमेस्टिक टूरिस्ट आ रहा है वो उससे ज्यादा खर्चा कर रहा है, उसको वो सारी फैसिलिटी चाहिए जो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट को चाहिए था. तो हमारा एक पूरा कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है बनारस और उसके आसपास के टूरिज्म को. वी आर नाउ नॉट डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल टूरिज्म, एंड दैट इज गुड थिंग, दैट इज वेरी गुड थिंग. काशी में आ जाए. काशी में कुछ सालों का ये टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें हम इंडियन टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट को टोटल देख रहे हैं. लेकिन इसको देखने से ज्यादा मजा ये है, ये पता नहीं क्या हो गया, ये क्या है? दिस इज टूरिज्म और दिस इज ओवर टूरिज्म. अभी तक देखिए 5-7 साल में आराम से चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, हम चल रहे थे, तुम चल रहे थे, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे. लेकिन यहां पर क्या हो गया? सो दिस इज रिकवरी फ्रॉम कोविड.
आप कोविड में देख रहे हैं कि ऑलरेडी फॉल हुआ, 2019, 20, 21 फॉल होता है और रिकवरी फेज 2021 से चालू होता है। आज की डेट में 2023, 2024 हम पहुंच जाते हैं और हम खोजते रह रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, व्हाट इज दिस फिनोमेना कि हम 6.5 लाख टूरिस्ट थे प्री कोविड और 7.5 करोड़ टूरिस्ट पोस्ट कोविड होता है। तो दिस इज चेंज इन काशी एंड दिस इज चेंज इन टूरिज्म ऑफ बनारस। तो नेचुरली हम देख सकते हैं कि प्री कोविड, देखिए ये तो बहुत खतरनाक प्रश्न है, तब तो हमको डे 1 पर आना पड़ेगा। हम अब वो हम ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते, हम उसी की रोजी रोटी खाते हैं, हम कैसे कहेंगे कि टूरिज्म इज डिस्ट्रॉइंग द। हाँ, आप बोले थे कि टूरिस्ट और पिलग्रिम में क्या डिफरेंस है? हाँ, टोटल डाटा प्लॉट किया है जस्ट टू शो कि कैसे ओवरऑल ग्रोथ हुआ। उसमें आप देख लीजिए इंटरनेशनल का खासकर पोस्ट कोविड बहुत कम है, आप 1000 में दिख रहा है और उधर करोड़ में दिख रहा है। तो कंपोजिट डाटा अगर इंटरनेशनल को और नेशनल को एक साथ प्लॉट करेंगे तो देखिए सिंपल सी लाइन आएगी। और रही बात, ये बहुत बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, हाउ। हाँ हाँ सर, अलकनंदा को नाव से कंपेयर करिए तो ज्यादा ठीक है। ये अलकनंदा टूरिज्म और बटवा वाला गाना गा के चलता है, वो पिलग्रिम है जी जी। और उसकी यूनाइटेड नेशंस की एक प्रॉपर डिफिनेशन है, अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्कस कर लूंगा कि व्हाट इज द प्रॉपर डिफिनेशन ऑफ टूरिस्ट, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं ना तो हमको डिफाइन करना पड़ता है कि हु इज ए टूरिस्ट एंड हु इज ए नॉट टूरिस्ट, ठीक है। तो उसमें हम डिफाइन, और आज की डेट में टेक्निकल डिफिनेशन ऑफ टूरिज्म इंक्लूड पिलग्रिम्स, इंक्लूड 100%, उसमें कोई सेकेंड थॉट है ही नहीं, क्योंकि जो टूरिस्ट का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारा पिलग्रिम करता है, केवल पर्पस डिफरेंट हो जाता है। तो पर्पस से टूरिज्म आइडेंटिफाई नहीं करता। एनीबॉडी इज अ टूरिस्ट इफ फॉलोइंग दिस नॉर्म्स। नहीं, नॉट एवरीवेयर मत बोलिए, देयर आर सिलेक्टेड रिलीजियस प्लेसेस। अगर आप कुंभ केवल माइनस करिए प्रयागराज में, फिर आप खोज लीजिए, क्योंकि प्रयाग क्या कम है धर्म की नगरी? हमारे काशी से कम है प्रयाग? किसी मामले में कम नहीं है। लेकिन अगर नंबर ऑफ विजिटर की बात करेंगे तो आप कंपेयर कर नहीं पाएंगे। हाँ, अयोध्या राम मंदिर, स्पेशली आफ्टर राम मंदिर, तो वो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो नेचुरली रिलीजियस टूरिज्म का एक बूम जरूर हुआ है, लेकिन वो भी एक सेलेक्टेड शहरों में, सेलेक्टेड तीर्थ स्थलों पर हुआ है ओवरऑल की। दैट्स व्हाई ये जब उत्तर प्रदेश दिखा रहा है सबसे हाईएस्ट रूप में, तो हम बनारस का एक दिखाने की कोशिश की है। आप उसी के रूप में आप बनारस के एक और देख लीजिए, वो देख लीजिए तो और अच्छा लगेगा आपको। लीजिए, सो आई ट्राई टू स्टडी 49 days ऑफ पिलग्रिम्स विजिटिंग काशी विश्वनाथ मंदिर। ये 49 days का डाटा है। जब हम लोग महाकुंभ की शुरुआत कर रहे थे मकर संक्रांति के पहले, तो 11 तारीख से डेटा कलेक्शन शुरू हुआ और जाकर के 28 फरवरी को खत्म होता है 49 days का। और आप फ्लक्चुएशन देख लीजिए उन 4-5 विशेष स्नान दिवसों को देख लीजिए कि कैसे बड़ा है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं, कोई भी आदमी बता सकता है कि मौनी अमावस्या से भी ज्यादा माघी पूर्णिमा में क्यों चले गए नंबर? ये एनी गेस? माघी पूर्णिमा तो काशी में भी जो है वो पर्यटन रहता है रविदास जी की वजह से। हाँ बिल्कुल सही, वो एडिशनल जो 4-5 लाख लोग आते हैं रविदास जी के जयंती के कारण, वो पूरा इन्फ्लक्स काशी विश्वनाथ मंदिर जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि मौनी अमावस्या स्नान का सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन नंबर माघी पूर्णिमा का ज्यादा है। थैंक यू सर। तो आप सोर्स काशी विश्वनाथ ट्रस्ट, श्री विद्याभूषण मिश्र जी, सीईओ केवीटी विश्व, हाँ हाँ जी। तो ये बस दिखाने की कोशिश की कि हाउ द नंबर ऑफ विजिटर्स, नंबर ऑफ पिलग्रिम्स जो काशी विश्वनाथ में और स्पेशली कुंभ के दौरान कैसे बढ़ते हैं, और इस बढ़ने का जो प्रभाव है वो भी जानना जरूरी है कि इस शहर पे जो प्रभाव पड़ रहा है, इतने नंबर ऑफ
जितने शहर की जनसंख्या है उसके कितने मल्टीप्लाई में, और हम सब झेले हैं, या झेले क्या कहें, हम सब फेस किए हैं उस सारी चीज को। तो हम ये देखने की कोशिश की है कि वेरिएशन में क्या है। अब हम आ जाते हैं, ये थोड़ा सा हमने फोकस किया हिंदुज्म पर, अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि बुद्धिज्म में, कि भाई बनारस है तो बुद्धिज्म होगा। तो ओवरऑल देखने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये सारे सेंटर्स हैं जो बुद्धिस्ट रिलीजियन सेंटर हैं, लेकिन अगर हम सारनाथ बनारस का रीजन मान लें तो वो बुद्धिज्म के लिए फेमस है। तो अगर कोई भी नॉर्मल पिलग्रिम ही कह लीजिए उसको, जो बुद्धिज्म से रिलेटेड जगहों को देखने के लिए आता है, तो वो काशी आएगा, और काशी आएगा तो सारनाथ आएगा। सो देयर इज ए बिग अट्रैक्शन ऑफ बुद्धिस्ट प्लेसेस टू वाराणसी। इन एडिशन तो हाईएस्ट तो बोधगया जाता है, किसी भी देश में वर्ल्ड में अगर बोल दें, मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन रिलेटेड विद द बुद्धिस्ट रिलीजन इज बोधगया, काउंटेड नंबर है। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्कैटर्ड कर जाता है, तो सारनाथ और राजगीर दूसरे नंबर पर आते हैं। इट अट्रैक्ट्स, सारनाथ इसलिए आता है क्योंकि बनारस शहर के अंदर है, तो जो बनारस में आएगा वो सारनाथ में आएगा, हो सकता है वो बुद्धिस्ट हो चाहे ना हो। So that's why it attracts equally big number of pilgrims or tourists at Sarnath. In addition to Buddhism, सर ने बताया कि जैनिज्म भी है, तो नेचुरली जैन टूरिस्ट भी आएगा, वो पिलग्रिम कह लीजिए, टूरिस्ट कह लीजिए। और काशी शहर के अंदर 3, और थोड़ा सा दूर मार्कंडे जी पर चले जाएं तो चौथा चंद्रप्रभ देव जी का। तो अगर 24 में से 4 जैन मुनियों का अगर जन्म स्थल है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ जैन पिलग्रिम्स और जो उनके साधु और मुनि जो लोग आते हैं काशी में, उनके साथ साथ जो लोग आते हैं पिलग्रिम्स, सो दैट इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग गुड नंबर ऑफ पिलग्रिम्स इन काशी रिलेटेड विद जैनिज्म। सर ने भी दिखाया, एक दिन मुझे भी मौका मिला था पूरा रिचुअल करने का। इन एडिशन टू दैट हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया कि वो माघी पूर्णिमा वाला, तो बनारस इज ऑल्सो सेंटर फॉर सूफी टूरिज्म, सूफीज्म, कि भाई हमारे पास कबीर भी है, हमारे पास तुलसी भी है, हमारे पास रैदास भी है, हमारे पास रामानंदाचार्य, मतलब यू नेम एनी, तो उनके इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ये नहीं कि कोई मठ मंदिर ऐसे ही है, उनकी जन्मस्थली या कर्मस्थली, या उन्होंने बैठ करके विनय पत्रिका लिखा है या कुछ भी। So there are good number of visitors who follow them or also visiting काशी। भाई हम हिंदुइज्म की बात करेंगे तो नाराज मत होइएगा, हम लोग मुस्लिम लैंडस्केप की भी बात करेंगे, कुछ उनकी भी बात करेंगे भाई, क्योंकि हम मानते हैं कल्चरल कैपिटल है। तो आपको पता है कि काशी के चारों कोनों पर 4 मुस्लिम श्राइन्स है, जिनको कहते हैं कि प्रोटेक्टर्स ऑफ द सिटी। तो बहादुर शरीफ, चंदन शहीद, मखदूम शाह और याकूब शाह। So again on the Thursday or in special days, good number of visitors are coming. सब बहादुर शाह जेचवी माल से जब लेफ्ट जाएंगे वहां पर है, चंदन शाह राजघाट पर है, मखदूम शाह मरवाडी का जो क्रॉसिंग है उसके पहले लेफ्ट हैंड साइड पर है, और याकूब शाह नगवा के पास है। So in addition to Muslim shrines, there is a beautiful mosque also in Kashi, चाहे वो लाल खां का रोजा कर लीजिए या 2.5 कंगूरे की मॉस्क कर लीजिए। इस तरीके से तो हम उनको भी छोड़ नहीं सकते, बिकॉज हम टूरिज्म में सबको इंक्लूड करते हैं, दैट इज इंक्लूसिव टूरिज्म। सो ये हम काशी के केंद्रित जो रिलीजियस टूरिज्म के एस्पेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। अब थोड़ा सा हम लोग को काशी से बाहर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि काशी केवल केंद्र करेंगे तो कियोस्क होना निश्चित है। अगर सारे लोग काशी में ही रह जाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ अपने विकास को थोड़ा उसके बाहर करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट को देखा जाए जहां पर हम टूरिज्म का डेवलपमेंट कर सकते हैं। और हम लोग कोविड के टाइम से ये डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू किए, जिसमें सारे लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेके ऊपर तक स्टेट गवर्नमेंट इज इंक्लूडेड इन दैट। तो उसके कुछ जिलों को हम लोगों ने लिया कि जो काशी में आए, काशी के सामान्य टूरिस्ट स्थलों को देखने के बाद अगर उसका मन करता है कि कुछ अलग देखें काशी के अलावा, तो उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जा करके वो देख सकता है। उसके लिए एग्जांपल, कंप्यूटर अटक गया है, आ गया। तो हम थोड़ा सा फोकस किए अपना पूर्वांचल, ईस्टर्न यूपी के 4-5 जिलों को लेकर के एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहा था। तो उसमें देखने की कोशिश किए कि हम किन किन जगहों पर जा सकते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि काशी में अगर कल्चरल हेरिटेज इंपॉर्टेंट है टूरिज्म के लिए, तो आसपास जिलों में कल्चरल के अलावा इको टूरिज्म या नेचुरल टूरिज्म रिसोर्सेज के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, स्पेशली मिर्जापुर, चंदौली और
सोनभद्र में देखें तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, केवल 50 किलोमीटर लखनिया दरी, 1 घंटे का रास्ता, अब तो रोड बन गया, बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। सो नॉट ओनली नेचुरल फॉल, लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो ये है, एंशियंट मोस्ट प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, जो हम लोग अपने पुराने जमाने में इतिहास में पढ़ते थे ना, वो तीर मार करके हंटर वाला सीरीज, ये हम लोग के बस 50 किलोमीटर दूर है। और हम लोगों ने एक प्रोग्राम आयोजित किया था गाइड्स ऑफ वाराणसी को, उसमें 100 लोगों को ले गए थे, 99 लोग उस जगह पर आज तक गए नहीं थे, उनको पता नहीं था कि ये जगह भी होती है। तो बस जाते थे, पिकनिक मनाते थे, बाटी चोखा खाते थे और लौट के चले जाते थे, जबकि उसके अपोजिट में ये है। और आप एज देख लीजिए, 10,000 to 20,000 ईयर ओल्ड प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग ऑफ 3 सीरीज है। एक आपको दिख रहा होगा हल्का ऑरेंज कलर का लाइटर साइड का लाइन ड्राइंग है, उसके बाद डार्कर है, उसके बाद डार्केस्ट है। और लाइन ड्राइंग से कैसे विकास हुआ है ड्राइंग का भी, वो भी एंशिएंट मैन का आप देख सकते हैं कि यहां प्रॉपर शेप विद द बो एंड एरो सारी हंटिंग हो गई है। लेकिन उसके साथ एक और चीज आपको दिख रहा होगा, ये काला वाला, ये आज के कलाकार हैं। तो बाटी चोखा बनाएंगे, कोयला से पेंटिंग बनाएंगे और ये इमेजिन करेंगे कि अगले 10,000 साल बाद ये प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग हो जाएगा। तो हम लोग पास कुछ बचने वाला है नहीं, ये अगर ऐसे ही ये चलता रहा तो ये समाप्त हो जाएगा। ये तो नेचर का इतना अच्छा कमाल है कि ये पूरे केव के चारों तरफ कटीली झाड़ियां हैं, इतनी कटीली कि इट इज हार्ड टू रीच, इसीलिए बचा हुआ है। हमारे जैसे 2-4 लोग जो जानते हैं, हमारे बच्चे जानते हैं, वो घुस घास के पहुंच जाते हैं, इसलिए बचा हुआ है। हम लोग ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को लिख के थक गए कि एक बैरिकेटिंग कर दीजिए, वहां एक लगा दीजिए कि भाई ये राष्ट्रीय धरोहर है, इसको बचा के रखा जाए। लेकिन शायद बाकी चीजों में ज्यादा है, थोड़ा सा और इसको बोल्ड बड़े स्वरूप में आपको दिखेगा। तो जिस लाइन ड्राइंग की बात कर रहे थे वो, सो यू कैन सी द होल, पूरा बहुत बड़ा केव है जिसमें आप ये देख सकते हैं। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देन वी कैन रीच टू द भंडारी देवी टेम्पल। भंडारी देवी टेम्पल में आप मंदिर तो देखिए, फोक डीटी हैं, जो करना करिए, लेकिन बगल में ही अशोकन रॉक एडिक्ट है। तो आप एक दिन के टूर पैकेज में आप लखनिया का नेचर, लखनिया का प्री हिस्टोरिक, भंडारी देवी का मंदिर, अशोकन रॉक एडिक्ट सब देखते हुए आप आगे की तरफ बढ़ेंगे एक ही दिन में। एंड फाइनली यू कैन रीच टू द वर्ल्ड मार्वेलस फॉसिल सलखन। यह माना जाता है कि दुनिया में सबसे मैच्योर फॉसिल में से एक है और सबसे बड़ा है। 2 में से एक, मेरी 2 में से एक है, साइंस टू द मैग्ना में रिपोर्ट। तो अगर फॉसिल की बात करें तो आप हमेशा अमेरिका हम लोग कोट करते हैं, ग्रैंड कैन्यन नेशनल पार्क में फॉसिल है, वहां करोड़ों अरबों की अर्निंग होती है खाली फॉसिल विजिटर के द्वारा। यहाँ कितने लोगों की विजिट होती है, तो ये पिछले 3 साल के प्रयास के बाद अब जाकर के पिछले 6 महीने के अंदर साइन बोर्ड लगा, फॉसिल सलखन फॉसिल। उसके पहले जब आप रॉबर्ट्सगंज के आगे पहुंच जाएंगे शक्ति नगर, तब आपको याद है पीछे 50 किलोमीटर पीछे था सलखन फॉसिल पार्क। तो ये अभी लकीली आई एम लकी दैट आई एम पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंपाइलेशन टीम, जिसके साथ हम लोग गए, विजिट किया, उसकी साइंटिफिक स्टडी किए, रिपोर्ट हैड बीन सबमिटेड टू यूपी गवर्नमेंट, फाइनली एएसआई, और सब ठीक रहा तो जल्दी ही ये टेंटेटिव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो जाएगा। ऊपर से देखिए एज क्या है, 1.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड, 1.6 हो गया। साइनोबैक्टीरिया। और जब वहां जाएंगे, अगर कुछ आपको इंटरेस्टिंग लोग मिल गए तो आपको देखिए व्याख्या सुनिए। ये कछुआ, ये डायनासोर, ये मगरमच्छ, सर जानते हैं टेक्नोलॉजी से है कि 1.6 बिलियन 1.4 बिलियन में कौन सा एनिमल था, ये तो हम लोगों को नहीं पता। सो इट इज अ बैक्टीरियल ग्रोथ जो सर्कल बनाता है और सर्कल बना करके स्टोन में फॉसिल के रूप में। तो ये बहुत ही अद्भुत जगह है और केवल 100 किलोमीटर फ्रॉम काशी। तो अगर आप बनारस में एक दिन का प्लान करें तो ये तीनों साइड को कवर करके वापस आ सकते हैं। उसी बीच में एक और जगह है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड पंचमुखी महादेव। गए हैं कुछ लोग पंचमुखी महादेव जी? तो आप सब लोग मंदिर में जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं। हमको आधा घंटा लगा था कि उसी मंदिर के नीचे ही भित्ति चित्र है, उसी मंदिर के, और कोई नहीं बताने वाला।
पूरे क्षेत्र में घूम गए कि भैया कहाँ है, कहाँ है, कहाँ, पता नहीं कहाँ है, खोजिए। तो दीपक तले अंधेरा था, जस्ट मंदिर के नीचे ही है। और हाँ, रास्ता भी नहीं होता, पूरा लोग घूमते हैं चले जाते हैं। वो मंदिर के अंदर का ये है शैलचित्र। तो मंदिर तो प्राचीन पंचमुखी महादेव है ही, लेकिन उसके साथ अगर आपको आर्कियोलॉजी, प्री हिस्टोरिक और रिलीजन देखना हो तो इन 4-5 जगहों को आप जोड़ सकते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा रास्ता बदलेंगे, अगर आप चंदौली की तरफ जाएंगे तो फिर किस एरिया में, उसी रास्ते में है। जब आप भंडारी देवी से आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में गांव में लिखा रहेगा, बड़ा सा बोर्ड लगा उसमें, रावड़गंज। हाँ जी जी जी, हाँ बोर्ड लगाए हैं सर, सड़क वाला भी बोर्ड लगा हुआ है जी। महादेव ही है सर, रंगीन हो गए। सर थोड़ा सा रास्ता अगर बदलेंगे चंदौली मिर्जापुर की तरफ, और इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इको टूरिज्म सो यू कैन विजिट दिस नेचुरल फॉल। और थोड़ा सा और रास्ता बदलते हैं। अच्छा, इसी रास्ते में अगेन देयर इज प्लेस कॉल्ड औना टाण विच इज ए ट्राइबल विलेज, औरवा टाड़। हाँ, तो वहां पर भी जाएंगे, आपको नौगढ़ का डैम दिखेगा, और नौगढ़ के डैम से और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको, तो सेल्फ एक्सप्लोर करिए। वहां पर कोई बताने वाला नहीं मिलेगा कि ये कहां पर मिलेगा रॉक शेल्टर, कहां पर मिलेगा पेंटिंग। कुछ और लोग मिल जाएंगे आपको जो दिन में दिखते हैं, रात में नहीं दिखते, उस तरीके के लोग। तो आपको एक्सप्लोर करना है कि वहां पर मिलता है कि। अब यूपी टूरिज्म में कुछ खेल कूद के लिए अपना कुछ बना दिया है, एक नया चीजें। सो देयर इज ए ट्राइबल विलेज, there is a prehistoric rock painting, there is a Naugarh dam and including this Rajgiri Devazari other things। थोड़ा सा फिर से रास्ता बदलते हैं और शाही अंदाज की तरफ चलते हैं तो जौनपुर। सो वी कैन विजिट जौनपुर, शाही किला, अटाला मस्जिद, हमाम, पुल। So beautiful site, but still not explored by the pilgrims or visitor coming to Varanasi। वो वहीं पर बनारस पर ही रुक जा रहे हैं। हम लोग का काम है थोड़ा सा उनको आगे बढ़ाने का। ये नया है सर, ये वहां के राजा ने अपना महल बना रखा था, अब वो रेंट पर दे रहे हैं शादी होने के लिए। तो जिसके पास पैसा है वो यहाँ शादी करे, जिसके पास नहीं पैसा वो साकेत मंडप में जाए। बहुत महंगा वो भी। सो चुनार इज अनदर अट्रैक्शन। आई एम गोइंग लिटिल फास्ट, नहीं तो कब भैया खड़े हो जाएंगे और हमको इंडिकेट करने लगेंगे, इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं थोड़ा सा। कमिंग टू द मिर्जापुर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइट ऑफ शक्तिपीठ विंध्याचल, वहां पर भी आप देख रहे हैं कि कॉरिडोर बन रहा है। लेकिन मिर्जापुर में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक जगह है जहां आप लोगों को हम दिखाना चाह रहे हैं। ये मिर्जापुर में लाइन क्रॉस होती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की 82.30। ठीक है, वहां बहुत सारे पोस्टर, हाइलाइटर, सब चीज लगाया, मैप से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये इंडिया के टाइम जोन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो आप लोगों को जीएमटी तो पता होगा, लंदन वाला जीएमटी 0000। तो जीएमटी में पहुंचने के लिए मिलियंस ऑफ द टूरिस्ट जाते हैं। मैं भी गलती से पहुंच गया था देखने के लिए, फोटो खिंचाइए, मेरिडियन लाइन जा रहे। यहां कितने लोग हैं? कोई नहीं है भाई, आई एम सक्सेसफुल कि एक तो अच्छा सर, तो आप कहीं पहुंच सकते हैं। तो ये दिस ए ब्यूटीफुल साइट, आपको एक देता है कि कैसे आपके देश में टाइम का डिवीजन इक्वल हो रहा है। तो दिस इज ए गुड साइट। एक और थोड़ा सा, अगेन माफ करिएगा, इतिहास नहीं जानता लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेस है, मुंडेश्वरी देवी, 80 किलोमीटर फ्रॉम हियर टुवर्ड्स बिहार में, कैमूर क्षेत्र में जाता है। और ये माना जाता है, जितना मेरी पढ़ाई, जितना मैं पढ़ा हूं, कि ओल्डेस्ट गॉडेस टेम्पल, लिविंग टेम्पल जिसको वो मान रहे हैं, जिसको कह रहे हैं कि 108 सी में है, जो हमें इंफॉर्मेशन वेबसाइट से मिली है। लेकिन उसका जो पहाड़ी पर जब आप मंदिर देखने जाते हैं तो रियली में आपको फील होता है कि यू आर वॉचिंग ए कंप्लीट यूनिक ऑक्टागोनल टेम्पल। सेंटर में महादेव हैं, शिव हैं, और साइड में मुंडेश्वरी देवी है, और बाहर जाएंगे तो नंदी हैं। तो ये आपको आराम से गेस हो जाएगा कि मंदिर जरूर पहले शिव मंदिर रहा होगा और बाद में शक्ति में कन्वर्ट हुआ होगा। तो काफी आसपास के क्षेत्रों में मान्यता है। और हमको एक रेफरेंस मिला था 1790 का, थॉमस डेनाइल का, कि उन्होंने ये पिक्चर बनाया था मुंडेश्वरी देवी का, अर्लीस्ट
में। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि केवल बनारस ही नहीं, हमको बनारस के 50, 80, 100 किलोमीटर के अंदर के पेरिफेरी को डेवलप करना पड़ेगा अगर हम जो लोड है काशी पर अगर हम रिलीज करना चाहते हैं और एक नए तरीके का टूरिज्म देना चाहते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड सोवेनियर्स। अब थोड़ा सा कि कैसे हम और टूरिज्म के एक्सपीरियंसेस को रिच करें, उसके लिए क्या क्या हमको चैलेंजेस आ रहे हैं, हाउ दिस चैलेंजेस कैन बी ओवर। हम क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे ओवर क्राउडिंग, पोल्यूशन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्किंग की समस्या काशी में सबसे बड़ी है। आप कहीं पर कर ली, आपको अगर जाना है बेनियाबाग तो पार्किंग खड़ा करना होगा मड़वाडी, सच्चे प्रैक्टिकल थिंग। तो हमको ये देख, अब चूंकि काशी प्राचीन शहर है, छोटा शहर है, तो हम बाकी शहरों की अपेक्षाकृत हम 5 मंजिला और 10 मंजिला पार्किंग की व्यवस्था नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ हमको प्लान करना पड़ेगा कि कैसे हम हेरिटेज साइट्स के प्रिजर्वेशन की बात करें। काशी में इतने अनंत मंदिर, कल्चरल साइट हैं कि अगर हम लोग ये पूरा काशी भी लग जाए कि उसको प्रिजर्व कर लिया जाए तो हमें लगता है कम पड़ेगा। इतना काम है इस कल्चरल और हेरिटेज प्रिजर्वेशन पर, और वो कर लेंगे तो एक नई काशी का जरूर विकास होगा। तो इन सारी चैलेंजेस को ओवर करेंगे तो हम एक अच्छा टूरिज्म एक्सपीरियंस हम दे सकते हैं। थोड़ा सा क्या कुछ नई योजनाएं आई हैं काशी में कि आने वाले दिनों में, अभी कल ही परसों का न्यूज है कि एक नया काशी विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें 6 से 7 जिले काशी के वो शामिल होंगे और उनका इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें, और वीडीए का भी क्षेत्र को आगे बढ़ा दिया गया है। तो आप इमेजिन करिए कि अगर 7 जिलों का डेवलपमेंट प्लान अगर एक जगह बने, एक साथ बने, तब उसका विकास हो सकता है। अगर चंदौली अलग काम करे, सोनभद्र अलग काम करे, बनारस अलग काम करे, मिर्जापुर अलग काम करे, कुछ नहीं होने वाला। सो ये सोच करके अभी के स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 6 से 7 जिलों को जोड़ करके एक सिंगल प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा जिस पर ये काम होगा। और यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ दैट। इन एडिशन टू दैट, हम लोग कई बार सुनते हैं कि नई काशी, नई काशी। ये अभी तुरंत का न्यूज है कि 18,000 करोड़ से नई काशी डेवलप कर रहे हैं, नई टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं। तो जो हमारा स्ट्रेस काशी पर है, मेन जिसको सिटी सेंटर कहते हैं, वो हम विकास आगे बढ़ाएंगे। सो द न्यू प्रोजेक्ट ऑफ रोपवे और न्यू प्रोजेक्ट ऑफ, हम लोग अभी भी ताजा ताजा चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं, तो हम लोग तो यही कल्पना करते हैं कि किसी दिन बनारस में चैंपियन ट्रॉफी होगी और हम सभी लोग जाएंगे वहां देखने के लिए। तो द स्टेडियम इज कमिंग अप व्हिच विल आल्सो अट्रैक्ट, अगर कोई बड़ा इवेंट होता है तो नॉट लेस देन 4-5 लाख पीपल विल बी कमिंग टू दैट। तो इस तरीके से नई योजनाओं से हम काशी के विकास को कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा प्रभावित और प्रताड़ित जो कर रहे हैं काशी को, ये यूट्यूबर्स हैं। तो अच्छी भी बातें बताते हैं और ऐसी ऐसी भी बातें बताते हैं जो केवल राम भंडार में कचौड़ी मिलती है, बाकी काशी में कहीं कचौड़ी नहीं मिलती है। तो राम भंडार वाला भी कचौड़ी बनाते बनाते मर जा रहा है और बाकी वाले खाली बैठे रह रहे हैं। सो थोड़ा सा हम लोग को, यूट्यूबर 1-2 बैठे हैं हमारे दोस्त लोग, थोड़ा सा रैशनल करिए भाई, दूसरों को भी थोड़ा इनकम दे दीजिए। सो इस तरीके से बनारस इज ऑल्सो सोल्ड एज ए फिल्म और यूट्यूब और मास मीडिया सिटी, और ऐसे लेकर के हम काशी का नया प्लान टूरिज्म का कर सकते हैं। मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगा। सबको धन्यवाद।